नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं फिर से आपके लिए एक नया पेपर लेके आया हूं। ये जो रहेगा ये सीजीएल का प्रीवियस ईयर का पेपर है और इसका हम पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पूरा का बोलने का मतलब है जो भी आपका रीजनिंग सेक्शन यहाँ पे आया हुआ है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे हम उसके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आप भी मेरे साथ इसको ट्राई कीजिएगा और लास्ट में मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे आज ठीक किए हैं। तो सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। चलिए जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे जो लेके आया हूँ वो है सिल्लॉग का क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट करते हैं थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन से। अब सिल्लॉग का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने बहुत सारे प्रैक्टिस किए हैं, आपको सर ने इसका पूरा कंसेप्ट भी बता दिया है, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को नहीं आता है तो मेरे को ज़रूर बताइए, मैं उसको ज़रूर सिखाऊंगा। चलिए जी शुरू करते हैं। अब मेरे पास बोला गया है कि ऑल बैट्स आर वर्ड्स, सम रैट्स आर बैट्स। तो इसकी वेन डाइग्राम बनाते हैं। तो इसकी वेन डाइग्राम मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ऑल बैट्स आर वर्ड्स, ठीक है, और सम रैट्स आर बैट्स, ठीक है, सम रैट आर बैट। तो इस तरह की वेन डाइग्राम हमने यहाँ पे बना ली है। अब ये वेन डाइग्राम का एक चैप्टर आपको अलग से भी है, तो वहाँ पे भी आपको इस तरह से चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए जी, अब बोला सम रैट्स आर वर्ड्स, सम रैट वर्ड दिख रहे हैं आपको, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो वी बोलेंगे वी कांट से दैट। ठीक है, दूसरा देखो सम वर्ड्स आर वैट, सम वर्ड्स आर वैट, बिल्कुल सही सर, यहाँ पे इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तीसरा देखो ऑल रैट आर बैट, ऑल रैट आर बैट तो मेरे को कहीं पे नहीं दिख रहा है, मेरे को सम रैट आर बैट दिख रहे हैं, तो मतलब ये वाला भी मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलो करेगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं आपने भी इसको कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो भी बच्चा देख रहा है वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना आंसर मेरे को बताइए। मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ, आप तब तक इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, 3, 11, 31, 69, 131। ठीक है, अब इस तरह के जब क्वेश्चन या इस टॉपिक को जब मैंने करवाया था तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, आपको जस्ट स्लोप देखना है कि स्लोप कैसा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो स्लोप नॉर्मल सा है, ज़्यादा हाई फाई नहीं है, तो मतलब यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन हुई होगी। तो यहाँ पे तो मेरे को डायरेक्ट 8 की एडिशन दिख रही है। हाँ जी सर, 8 की एडिशन दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे को दिख रही है 20 की एडिशन, 8 के बाद सीधे मेरे पास कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अब 9 में से 1 गए 8, 6 में से 3 गए 3, 38। अभी तक मेरे पास कोई लॉजिक क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन मेरे को इतना पता है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब 131 में से 69 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 11 में से 9 गए 2, 12 में से 6 गए मेरे पास, हाँ 12 में से 6 गए मेरे पास बचे 62। तो यहाँ पे अभी तक मेरे पास कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कोई लॉजिक ऐसा बन नहीं पा रहा, तो इसको नेक्स्ट फर्दर स्टेप देखते हैं। यहाँ पे देखो तो 12 का एडिशन हुआ है, जी सर 12 का एडिशन हुआ है। यहाँ पे आपको दिखेगा 18 का एडिशन, कितने का एडिशन दिख रहा है, 18 का एडिशन दिख रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास 24 का एडिशन दिख रहा है। हाँ जी सर, कुछ लॉजिक आ रहा है। क्या लॉजिक है, 12 6 18, 18 6 24, तो अगला क्या हो जाएगा, 24 6 30, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 30। तो 62 में मैं जैसे ही 30 का एडिशन करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 92। अब 131 में मेरे को 92 का एडिशन करना है, 2 1 3 9 3 12 2 223। तो मेरे पास यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपने भी इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आया था मेरे पास, जो ये वाला पेपर था इसमें दो सीरीज के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो एक तो कर लिया, अब दूसरा भी तो करना है, तो करते हैं इसको। मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको साथ साथ में ट्राई कीजिए और अपना आंसर मुझे बताइए। 58, 67, 83, 108 क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे को दिख रहा है 9 का एडिशन। यहाँ पे देखते हैं तो मेरे को दिख रहा है 16 अच्छी थी 16 का एडिशन। और यहाँ पे मैं देखता हूँ 25 का एडिशन। मतलब यहाँ तक तो मेरे को एक लॉजिक सा दिखने शुरू हो चुका है। अब 9 क्या होता है सर, ये तो 3 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये तो 3 का स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पे देखता हूँ तो ये आपके पास दे रखा है 4 का स्क्वायर, और ये चीज़ दे रखी है 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट डिजिट क्या होगी, 6 का स्क्वायर होगा। जैसे ही मैं 108 मिनट 108 में 36 का एडिशन कर देता हूं तो मेरे पास आ जाता है 144, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जिन भी बच्चों ने निकाल लिया है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो जरूर इस वीडियो को देखे और सीखे कि क्या अप्रोच रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ब्लड रिलेशन का। उम्मीद करूंगा कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें। जो बच्चा पहली बार इस तरह के क्वेश्चन देख रहा है वो पहले कंसेप्ट देखे फिर इसको ट्राई करे, और जिसको आता है वो यहाँ से सीखे कैसे करना है और कैसे इसको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ सिंबल दे रखे हैं। ठीक है, आपके पास क्या दे रखे हैं, सिंबल दे रखे हैं। अब कौन कौन से सिंबल दे रखे हैं, प्लस का मतलब क्या है, मेरे पास जो एडिशन है ये बता रहा है डॉटर। ठीक है, डॉलर बोल लूँ या कुछ डॉलर ही बोल लो तो ये बता रहा है हस्बैंड, एट द रेट बता रहा है ब्रदर, और ये एंड का निशान बता रहा है मदर, परसेंट बता रहा है सन। मतलब हर एक निशान या हर एक जो डिजिट है ये कुछ ना कुछ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यही डिजिट यहाँ पे भी दिए हुए हैं, तो मतलब मेरे को ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है और इनमें से मेरे को बताना है कौन सा आंसर होगा। तो करते हैं इसको ट्राई। सबसे पहले मेरे पास, मैं इसको इरेज कर देता हूँ सभी को। चलिए जी, सबसे पहले मेरे पास W एट द रेट S दे रखा है। अब एट द रेट का क्या मतलब है, ब्रदर, यानी कि यहाँ पे जो W होगा वो हो जाएगा ब्रदर किसका, S का। तो ये वाली स्टेटमेंट तो हमारी बन गई। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे दे रखा है परसेंट, परसेंट का क्या मतलब है, सन। अब बोला है एस इज सन ऑफ के, एस किसका सन है, के का। मतलब ये दोनों किसके सन होंगे, के सन होंगे। क्लियर है। चलिए जी, आगे क्या दे रखा है, के डॉलर जी। अब डॉलर देखिए, के इज हस्बैंड ऑफ जी, के किसका हस्बैंड है, जी का। मतलब जी क्या होगी, वाइफ होगी। यहां तक हमारा अच्छे से चला हुआ है। अब देखते हैं जी एंड यू, एंड का क्या मतलब है, मदर। अब जी किसकी मदर है, यू की। मतलब इनकी भी तो मदर ही होगी, यू मतलब इनका भाई बहन कुछ भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता। चलिए नेक्स्ट बोला है यू, और फिर से क्या देख रहे हैं, एंड, यू एंड टी। यू इज मदर, मतलब यू क्या है, किसी के साथ शादी हुई है, और मदर है किसकी, टी की। चलिए जी, अब टी के आगे देखते हैं, टी एट द रेट आर। टी जो है वो है ब्रदर किसका, आर का। यहाँ पे लिख देते हैं आर। अब आर प्लस आर इज डॉटर, यानी कि आर तो आ गई, डॉटर किसकी, सी की। तो सी यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका हस्बैंड आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या बना, फैमिली ट्री बना। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा अभी तक तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। अब पूछा क्या है, इसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको देखिए क्या पूछा गया है कि जी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ आर। क्या जी मैटरनल ग्रैंड मदर है आर की? हाँ जी जी बिल्कुल, जी की माता ये और उसकी माता ये, तो ये आता जाएगा बिल्कुल ट्रू। ये वाला तो बिल्कुल ही ट्रू हो गया। अगला भी देख लेते हैं, जी इज फादर ऑफ डब्ल्यू। क्या डब्ल्यू का फादर है जी? बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं है। आगे देखिए, सी इज फादर इन लॉ ऑफ के। क्या सी फादर इन लॉ है के का? नहीं है, सी तो नहीं है। आगे सी इज वाइफ ऑफ यू। सी वाइफ है क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो जिन भी बच्चों ने इसको कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता एक बार मेरे को कमेंट में बता दीजिए, इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको सिखा दूंगा। चलिए जी, नेक्स्ट ये रहा मेरे पास क्वेश्चन, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। अब देखते हैं कितने बच्चे इसको ट्राई करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले बोला गया है हमारे को इनको अरेंज करना है लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में। अब मेरे को ये बोलने, ये जो क्वेश्चन होते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, साइंस बैकग्राउंड से आया हुआ क्वेश्चन है। अब साइंस में जो हमारी अर्थ के रिलेटेड ये क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कोर होगा, एटमॉस्फेयर होगा, यूनिवर्स होगा, सरफेस आएगा, गैलेक्सी आएगा।
तो सबसे पहले अर्थ का जो इंटरनल पार्ट आएगा उसको क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे पास आ जाएगा कोर आएगा, ठीक है। तो आप देखो कोर आ गया। अब कोर के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है उसके ऊपर के हिस्से, जिसको बोलते हैं हम सरफेस, यानी सरफेस वाला क्या था, फोर्थ था, 1 4 1 आया, फिर आया 4। अब सरफेस के बाद मैं ऊपर की तरफ जाता हूं तो मेरे पास दिख रहा है एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर आ गया यहाँ पे सेकंड। अब एटमॉस्फेयर के बाद जाके मेरे पास क्या आ जाएगा, गैलेक्सी, क्योंकि एटमॉस्फेयर के बाद आएगा गैलेक्सी, और गैलेक्सी किसके अंदर आता है, यूनिवर्स के अंदर आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा गैलेक्सी, और लास्ट में आ जाएगा मेरे पास यूनिवर्स। यानी कि अगर मैं देखूं तो मेरा ऑप्शन नंबर ए एक लौता ऐसा आंसर था जो 1 से स्टार्ट हो रहा था, पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं आपने भी इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। सबसे पहले जिन बच्चों को आता है वो इसको ट्राई कीजिए, जिनको नहीं आता मैं उनको बता देता हूँ। यहाँ पे जो ये सिंबल दे रखे हैं इनका मतलब ये दे रखा है, जैसे एट द रेट का मतलब है एडिशन, परसेंट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, डॉलर का मतलब है डिवीजन, और हैश का मतलब है सब्ट्रैक्शन। आपको ये वाले चेंज करके सॉल्व करके मेरे को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो करते हैं ट्राई। सबसे पहले लिखते हैं 23। अब एट द रेट का मतलब है एडिशन, 105, ठीक है जी। अब यहाँ पे डॉलर मीन डिवीजन, डिवीजन बाय 15। अब परसेंट, परसेंट मीन मल्टीप्लिकेशन 6, और हैश, हैश का मतलब है सब्ट्रैक्शन 29, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं तो मेरे पास सबसे पहली चीज क्या होती है, बोर्ड मास। बोर्ड मास यहाँ पे लगता है, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट तो दिख नहीं रही, ऑफ भी नहीं दिख रहा, सबसे पहले दिख रहा है डिवाइड। तो मैं 15 को 105 को 15 से डिवाइड करूंगा तो ये कितने टाइम्स जाता है, ये जाता है 7 टाइम्स। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 15 7 जा 105। तो यहाँ पे आ गए 23 प्लस 7 इंटू 6 माइनस 29, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या है मेरे पास, डिवीजन हो चुकी है, अब आ जाती है मल्टीप्लीकेशन। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 23 प्लस 42 माइनस 29। अब नेक्स्ट आ जाता है एडिशन, तो इनको ऐड कर देते हैं तो मेरे पास आ जाता है 5 और 6 65। अब 29 को इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, 15 में से 9 हो गए 6, 4 में से 2 गए, सॉरी 5 में से 2 गए, बचे 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको इसमें क्या करना होता है, बोर्ड मास लगाना होता है। अगर आपने बोर्ड मास गलत लगाया तो 2 नंबर आपके हाथ से चले जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर अभी तक का सेशन अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि अच्छे क्वेश्चन है आज और अच्छा पेपर लेके आए हैं सर, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आजकल आप बहुत कम कर रहे हैं लाइक, बहुत कम शेयर कर रहे हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करती है ये चीज़। चलिए जी, अब क्या बोला है, 9 एम्प्लॉय KLMNOPQRS आर सिटिंग इन द ऑफिस इन स्ट्रेट लाइन ऑल फेसिंग ईस्ट। मतलब ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ, एक मिनट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब सारे के सारे इस तरफ बैठे हैं, मतलब ये कैसे बैठे हैं, इस तरफ को बैठे हुए हैं। तो अगर आप इस तरह को अगर बैठे होंगे तो आप देखोगे इनकी राइट साइड कौन सी होगी, ये वाली राइट साइड होगी, और ये वाली क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो। इस डायग्राम को अगर मैं ऐसे टेढ़ा कर दूं तो मेरे राइट लेफ्ट फिर से चेंज हो जाएगा, ये वाला राइट रहेगा और ये वाला लेफ्ट रहेगा, मतलब मैंने डायरेक्शन को चेंज कर दिया। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली चीज समझ आई होगी। चलिए जी, अब क्या बोला है, मेरे पास 9 पर्सन है तो इसको मैं स्ट्रेट लाइन में बनाता हूं। तो यहां पे मैं ले गया एक स्ट्रेट लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑलरेडी सीजीएल का पेपर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पेपर आया हुआ है सीजीएल का, ठीक है, उसको जरूर सॉल्व करना है। अब सबसे पहले बोला है ओ सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम। एम से थर्ड राइट पे मेरा कौन आ जाता है, ओ आ जाता है, मतलब एम से थर्ड राइट पे ओ आ जाता है। बोला के इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी से थर्ड लेफ्ट पे मेरे पास कौन बैठा हुआ है, के बैठा हुआ है, ठीक है। आगे बोला क्यू इज बिटवीन पी एंड एस। क्यू जो है पी और एस के बीच में बैठता है। एन इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एम। एम से 1 2 3 4, 1 2 3 फोर्थ। एन इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एन। एन एम से 2 कंडीशन दे रखी है, चलिए जी। पी इज इमीडिएट राइट ऑफ एन। एन के इमीडिएट राइट में कौन बैठता है, पी बैठता है।
आगे बोला आर इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ से फोर्थ लेफ्ट, 1 2 3 4, आर आ जाता है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अब यहां तक मेरे पास सारी की सारी कंडीशन दे रखी थी, ठीक है। जो भी बच्चा एसबीआई का एग्जाम देने जा रहा है उसको इस तरह के क्वेश्चन भी जरूर देखने को मिलेंगे, तो इनको सीखते चलिए कैसे कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन लिख ली, अब इसी कंडीशन को हमें क्या करना है, इस पर ड्रॉ करना है। सिंगल पॉसिबिलिटी में आपका क्वेश्चन खत्म। अब देखो सबसे ज्यादा बार कौन सी चीज आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। कौन सी चीज आप उठा सकते हो, अब आप देखो तो एम से फोर्थ पे एन और एम से थर्ड पे एन, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी बना सकते हो। चलिए जी, अब इसको मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इरेज कर देता हूं इसको, क्योंकि इसकी अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है। इसको मैं, मेरे को एंड पे तो पता नहीं है कौन है, तो मैं ऐसे ही बना लेता हूँ एम, फिर 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया मेरा एन, और एम से थर्ड पे आ जाता है 1 2 ओ, ठीक है। अब ओ से क्या बोला है, 1 2 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के आ जाएगा मेरा आर। यहां तक मेरे कितने बंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब मेरे को 3 बंदे और बिठाने हैं, लेकिन आगे बोला है एन से इमीडिएट पे बैठता है पी, तो यहाँ पे एक और बंदा आ गया कि नहीं आ गया सर, आ गया जी। अब पी से 2 छोड़ के लेफ्ट में के बैठता है, 1 2 छोड़ के आ जाएगा मेरा यहाँ पे। ये मेरी कंडीशन चली हुई है, मैंने अभी कोई भी फिक्स नहीं की है। चलिए जी आगे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास बचे 2 बंदे। अब 2 बंदे कहाँ आते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है, Q जो है P और S के बीच में आना चाहिए, तो मैं इस तरह से बोल सकता हूँ, यहाँ पे हो सकता है कुछ, Q यहाँ पे हो सकता है, S यहाँ पे हो सकता है, हाँ जी सर हो सकता है। तो अब मेरे पास बचा कौन, मैं देखता हूँ, तो मेरे पास K भी हो गया, L बचा है, तो L आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं इस तरह से देखूं तो अब मेरे से पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब नॉट करेक्ट देखना है, तो देखते हैं। पहले बोला है आर और एस सेंटर पे हैं, बिल्कुल सही है, तो सेंटर कॉर्नर पे है, बिल्कुल सही है, तो कॉर्नर पे है। आगे बोला है एल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ से थर्ड लेफ्ट पे, बिल्कुल नहीं, ये वाला जो है ये गलत है, ये वाली ट्रू नहीं है। आगे देखते क्यू इज फोर्थ टू द राइट ऑफ के से फोर्थ राइट, 1 2 3 4, ये बिल्कुल ट्रू है। ओ इज सिटिंग बिटवीन के एंड एन, के और एन के बीच में बैठा है। तो आप यहां से देख सकते हो मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सीजीएल में आया हुआ है। तो इस बार आपके जो मेन का एग्जाम है ना, उसमें इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि इस बार आपके 2 पेपर होने हैं, एक प्री और एक मेन, तो जरूर इनको प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे पास कोडिंग डिकोडिंग का। ये ऑलरेडी मैंने चैप्टर आपको करवा दिया है, तो उम्मीद करूंगा आपको समझ आता होगा, आपको पता होगा कैसे करते हैं। तो मैं इसको लिख लेता हूं, आप इसको ट्राई कीजिए कैसे इसको सॉल्व करना है। मैंने लिखा लैपटॉप इज अ कंप्यूटर, का कोड हमारे पास दे रखा है 6218। आगे बोला है कंप्यूटर इज अ मशीन, कंप्यूटर इज अ मशीन, इसका कोड आपके पास दे रखा है 8217, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन देखो तो आपको क्या देख रहा है, इसका कोड यहाँ पे दिख रहा है 2, मतलब ये आमने सामने कोड दे रखे हैं। अब आपसे पूछा है मशीन मेक आर लाइफ इजी, तो मशीन का कोड है मेरे पास 7, आर ओ से आर का तो नहीं दे रखा, दे रखा है क्या, मशीन मेक्स का भी नहीं है ना, 7 से। चलिए मशीन मेक आर लाइफ का दे रखा है यहाँ पे, लैपटॉप इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज अ मशीन, मशीन मेक्स आर लाइफ इजी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास कोड तो है ही नहीं, फिर से लैपटॉप कंप्यूटर इट आर लाइफ इजी। यहाँ पे हो सकता है मैंने एक आध लाइन कोई छोड़ दी है, ये मेरे को फिर वही क्वेश्चन लग रहा है जहाँ पे गलती हो रही है, क्योंकि 7 तो हमारे पास आ गया, मतलब ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, 7 से स्टार्ट होना मतलब इन 3 ऑप्शन में कोई आंसर होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, सैम मेक आर लाइफ लाइफ इजी, यहाँ पे ना लाइफ का कोड दिख रहा है ना इजी का कोड दिख रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इसको मैं एक बार चेक करूंगा फिर आपको बताऊंगा। चलिए जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस किए हैं, मैंने क्या बताया था, जस्ट आपको पता होना चाहिए, पहले काउंट करना है कितने हैं, फिर उसको सॉल्व करना है। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7,
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब 24 है जी। 24 का पेयर कैसे बन सकता है? या तो 8 का बना लो या 6 का बना लो। तो पहले प्रेफरेंस देते हैं 8 को, बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट तो मेरे को, एक मिनट एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे एक डिजिट स्टार्ट हो रहा है GFO। अगर मैं यहाँ पे इसको ट्राई करूँ तो मतलब मेरा फर्स्ट डिजिट तो आना चाहिए F, और सभी में F दे रखा है, मतलब फर्स्ट वाला तो मेरा बिल्कुल सही है GFO। अब उसके बाद डैश दे रखा है और फिर दे रखा है D के बाद K, मतलब हो सकता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल के है, हाँ तो बिल्कुल सही। डैश के बाद एक के, ओ कहाँ गया, हाँ यहाँ पे एक के आना चाहिए, यहाँ पे एक के आना चाहिए, डी डबल के, तो यहाँ पे भी डी डबल के हो जाएगा, डी डबल के एम, डी डबल के एम। एक पॉसिबिलिटी तो हमारी ये बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी एफ ओ, अच्छा डबल ओ है, तो यहाँ पे आ जाएगा GFOO DKMM GFO OO। ठीक है, तो मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। एफ के बाद आया मेरे पास ओ, फिर आया मेरे पास के, फिर आया यहाँ पे कौन सा आया था, जी आया था, जी आया था, एक मिनट, एफ, GFOO DKKM, एफ डबल ओ DKKM GFOO, मतलब यहाँ पे मेरे पास आया FOK, फिर आया मेरे पास जी, फिर आया ओ, फिर आया डी, फिर आया एम, फिर आया ओ, फिर आया के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा FOKG ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, जस्ट आपको इसका क्या करना होता है, पेयर बनाना होता है। अगर आपने इसका पेयर बना लिया तो आप इसको आराम से कर लोगे। और सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, सीजीएल का एग्जाम है ये, मैं वहां से क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, लेटर सीरीज का ही क्वेश्चन है, तो इसको जरूर ट्राई कीजिए, कैसे करेंगे देखते हैं। मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको जरूर बनाइए तब तक। RS, एक मेरा टैब ये नहीं चल रहा आज, ठीक है, एक मिनट में इसको ढंग से लिखता हूँ, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है, एक मिनट। चलिए, RSKNQW, ठीक है, JOVFM, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा। तो R से N पे जाने पे मेरे पास -4 होता है, मतलब R की प्लेस वैल्यू और N की प्लेस वैल्यू में माइनस का 4 का डिफरेंस, 18 और 14 पे जाने पे -4 होगा ही होगा। S से Q पे जाने पे मेरे पास होता है -2 का डिफरेंस, ठीक है। अब K से W पे जाने पे होता है -1 का डिफरेंस। मेरा लॉजिक क्लियर है, -4 -2 -1। यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे भी -4 है, और यहाँ पे -2, और यहाँ पे -1, तो मतलब यहाँ पे भी -2 -4 -2 माइनस यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं। अब हमें चाहिए किसके बाद, F के बाद चाहिए, तो देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है F में, जैसे ही -4 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा B। तो पहला ऑप्शन आ गया B, मतलब ये दो तो एलिमिनेट हो चुके हैं, ठीक है। अब M में जैसे ही -2 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा K, और U में -1 करूंगा तो आ जाएगा T, मतलब BKT, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइए आपको किस तरह के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने हैं। मैं उस तरह के क्वेश्चन आपको लेके आऊँगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं, और इसके पीछे जो लॉजिक है, उम्मीद करूँगा आप इसको ज़रूर क्रैक करोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मेरे पास दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको, मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ RUOUBST, इसका कोड दे रखा है 61, ठीक है, इसका कोड दे रखा है 61। तो इसका कोड 61 कैसे बना है, अगर आपने इसको ट्राई किया होगा तो मैं बता सकता हूँ, आपने इसका लॉजिक निकालने की कोशिश की होगी। तो अब मैं इसका लॉजिक बताता हूँ। आर के जो ऑपोजिट होता है उसकी वैल्यू होती है 9, मतलब इन्होंने पहले तो चीज़ किया है, आर के ऑपोजिट वैल्यू ली हुई है 9, ठीक है।
फिर यहाँ पे O के ऑपोजिट होता है L, उसकी वैल्यू होती है 12। U के ऑपोजिट मेरे पास आ जाता है F, उसकी वैल्यू होती है 6। P के ऑपोजिट आ जाता है Y, उसकी वैल्यू होती है 25। S के ऑपोजिट आ जाता है 8, सॉरी H, उसकी वैल्यू होती है 8। T के ऑपोजिट आ जाता है G, उसकी वैल्यू होती है 7। मतलब सबसे पहला काम करना है, ऑपोजिट वैल्यू लेनी है आपने, सभी की सभी ऑपोजिट वैल्यू लेनी है। फिर इनका करना है एडिशन, तो इनका एडिशन कर देते हैं 1 2, अच्छा सॉरी 1 2 वाला। अगर मैं इनका एडिशन कर दूं 9 12 6 25 8 और 7, तो इनका एडिशन करने पे मेरे पास आ जाता है 8 2 10 9 6 15 15 5 20 20 और 27 7 3 3 2 5 1 6 67, सॉरी यहाँ पे 27 बोला था, 37 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ जाता है 67। अब बोलोगे सर इसका कोड तो 61 है, मतलब इन्होंने 67 में से 6 माइनस किए। 6 क्यों, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस करने पे मेरे पास आ गया 61। ये था इसका लॉजिक। अब आपसे पूछा है फॉर्चून का, तो आपने क्या करना है, फॉर्चून के जो ऑपोजिट वैल्यू होती है उसको लिखना है। तो अगर आप इसको करोगे तो F के ऑपोजिट जो वैल्यू आएगी, सबसे पहले आ जाएगा U की वैल्यू कितनी होती है 21। O के ऑपोजिट आएगा 12, U की R के ऑपोजिट निकालना है, R के ऑपोजिट आ जाएगा आपका 9। तो यहाँ पे आ गया 21, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 21 12 9। अब T के ऑपोजिट अभी हमने देखा यहाँ पे कितना था 7, U के ऑपोजिट आपको दिख रहा है 6, एन के ऑपोजिट आपने निकालना है। तो एन के ऑपोजिट आपको पता है एम ही होता है, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है, कहाँ गया 13, यहाँ पे आ जाएगी आपकी 13, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको निकाल लिया है, ठीक है। एक मिनट, गलत लिखा गया, के ऑपोजिट, ठीक है, आर के चलिए ए के ऑपोजिट आ जाएगा जेड, जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 26, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 26। टी के ऑपोजिट फिर से आ जाएगा आपका 7, ठीक है। और ई के ऑपोजिट आपका कौन सी वैल्यू आती है, अब वी का क्या नंबर होगा 22। तो अगर आप इन सभी का एडिशन करते हो, तो अगर आप इन सभी का एडिशन करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ आपके पास जो आएगा उसको आपने 9 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे जो चीज आती है उसको 9 से सब्ट्रैक्ट कर दो और देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका फॉलो करेगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या था। चलिए जी यहाँ पे आ जाते हैं हम नेक्स्ट पजल, पजल बोल सकते हैं, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं हिंदी भी नहीं ले पाया इस बार, थोड़ा सा मेरा सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा है ढंग से, ठीक है। क्या बोला है, राधा वेयर 5 डिफरेंट क्लोथ्स रेड ग्रीन येलो पर्पल एंड ब्राउन ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्ट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अब मंडे से फ्राइडे वीक में राधा क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के ड्रेस पहनती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ कौन सा डे कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना। चलिए जी, तो ये आ गए राधा के डे, ठीक है। अब राधा कौन कौन सा कलर कब कब पहनती है उसके बारे में देखते हैं। अब सबसे पहले बोला शी वेयर रेड कलर ऑन वेडनेसडे, तो सबसे पहले कौन सा कलर पहनती है, रेड पहनती है, कब, वेडनेसडे को, ठीक है। आगे बोले शी डज नॉट बियर ग्रीन और ब्राउन, सॉरी ग्रीन एंड ब्राउन कलर क्लॉथ ऑन मंडे और फ्राइडे, ठीक है। शी डज नॉट बियर ग्रीन ब्राउन कलर ऑन मंडे और फ्राइडे, ग्रीन और ब्राउन मंडे और फ्राइडे, यहाँ पे भी ग्रीन और ब्राउन, ये दो जगह पे नहीं आएगा, ठीक है। ही वेयर ग्रीन क्लॉथ ऑन द नेक्स्ट डे बियरिंग ऑफ येलो, येलो के जस्ट नेक्स्ट, जैसे ही आपने देखा येलो, उसके नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में इकट्ठे हैं, ठीक है। ऑन विच डे शी वेयर ब्राउन क्लॉथ, ठीक है, बस इतनी कंडीशन दे रखी है क्या। चलिए, अब मतलब मेरा ग्रीन तो यहाँ पे भी नहीं आएगा, ग्रीन यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो ग्रीन के लिए जगह कौन सी बची, अब ग्रीन से पहले मेरे को चाहिए येलो, अगर ग्रीन यहाँ नहीं आता तो ग्रीन के लिए जगह एक ये बची, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ ग्रीन और इससे पहले आ जाता है येलो, ठीक है। यहाँ पे आ गया येलो। अब बोला ब्राउन तो फ्राइडे में आता नहीं, तो ब्राउन आ जाएगा यहाँ पे, और एक जो कलर बचा मेरे पास वो कौन सा बचा, पर्पल, तो पर्पल आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से ये बन चुका है। अब आपसे पूछा है कि वो कौन सा कलर ब्राउन कलर कब पहनती है, तो ब्राउन कलर पहनती है वो थर्सडे को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इजी था, बस आपको कंडीशन देखनी थी और उसको लिखना था, आप आराम से कर लेते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास फिर से सिलॉग का क्वेश्चन। इस पेपर में 2 सिलॉग 2 सीरीज
और इस तरह के सारे मिक्स क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बहुत अच्छा पेपर था, जिन बच्चों ने दिया होगा काफ़ी अच्छे चांसेस है इस तरह के पेपर अगर आपको आता है तो सिलेक्शन के। ठीक है, चलिए जी। बोला नो पाम इज एप्रीकोट, तो सबसे पहले बना लेते हैं पाम और यहाँ पे बना लेते हैं एप्रीकोट। आगे बोला ऑल लेमन आर एप्रीकोट, मतलब सारे के सारे लेमन किस में आ जाएंगे, एप्रीकोट में आ जाएंगे। ऑल ग्रेप्स आर लेमन, अरे तो एक मिनट में इसको लास्ट से पढ़ के बनाता हूँ, यहां से बनेगा। ठीक है, क्या बोला, ऑल ग्रेप्स आर लेमन, ऑल लेमन, ऑल लेमन आर एप्रीकॉट और नो पाम इज एप्रीकोट, कोई भी पाम इसके अंदर नहीं जाएगा। ये बन चुकी है इसकी वेन डायग्राम। ठीक है, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसको सॉल्व करते हैं। नो एप्रीकॉट इज अ ग्रेप, नो एप्रीकॉट इज अ ग्रेप, एप्रीकॉट और ग्रेप आपस में तो कहीं पे नो का रिलेशन नहीं दिख रहा, तो ये तो हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, आगे बोला नो ग्रेप इज अ पाम, ग्रेप पाम के अंदर नहीं जा सकता, सॉरी पाम ग्रेप के अंदर नहीं जा सकता, तो ये बिल्कुल ट्रू है। आगे बोला नो लेमन इज पाम, नो लेमन इज पाम, बिल्कुल सही, इसके अंदर ही नहीं आ सकता तो लेमन के साथ कैसे जाएगा, बिल्कुल ट्रू। सम पाम आर लेमन, सम पाम आर लेमन, कहाँ दिख रहे हैं आपको पाम और लेमन, ये तो हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पे ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड तो फॉलो कर रही है, लेकिन ऑप्शन के साथ मैंने आपको एक चीज और बताई थी, क्या कहा गया, एप्रिकॉट इज अ ग्रेप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड आपकी फॉलो करेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपकी फॉलो करेगी। इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने इसको कर दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या दे रखा है, वेन डायग्राम दे रखी है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा रिलेशन आपका फॉलो करता है। वेन डायग्राम में बताना है मेल, फीमेल और डॉटर। ठीक है, सबसे पहले मेल, फीमेल और डॉटर, ये और ये तो सामने ही एलिमिनेट हो चुका है, क्लियर है। तो ऑप्शन बी और सी मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे बी और सी में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वेन डायग्राम का कंसेप्ट पता होगा, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, सारे के सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो जिन बच्चों को कैलेंडर नहीं आता, मैंने अभी रिसेंटली उसका टॉपिक पूरा का पूरा कवर करवाया है, तो ज़रूर दे आके देखिएगा और मेरे को बताइएगा आपको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, क्या बोला है, मीतू का जो बर्थडे है वो आता है वेडनेसडे 8 मार्च को, मतलब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलिए मार्च 8 को आता है। ऑन वट डे वीक रितु का बर्थडे ऑफ द सेम ईयर इफ, ठीक है, आपको बताना है रितु का बर्थडे कब आता है, अगर 10 जुलाई को, 10 जुलाई को कौन सा डे होगा, सिंपल सी टर्म में मैं बोलूँ तो डे पूछा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ना तो पहले पूछा है ना बाद में पूछा हुआ है, सिर्फ 10 जुलाई का पूछा हुआ है और ये बता रखा है 8 जुलाई को वेडनेसडे था। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मार्च में मेरे पास होते हैं 31 डेज, 31 में तो 8 तो खत्म हो गए, तो मेरे पास कितने बचे 23, ये मैंने आपको करवा रखा है। मार्च में आ जाएंगे मेरे पास 23, मार्च के बाद आ जाता है अप्रैल, अप्रैल होता है 30 का, फिर आ जाता है मई होगा 31 का, फिर आ जाएगा जून होगा 30 का, फिर आ जाएगा जुलाई वो होगा 31 का, फिर अच्छा नहीं नहीं हमें कहाँ तक जाना है, जुलाई तो जाना ही नहीं है, एक मिनट, ठीक है, हमें जुलाई की 10 तारीख तक की तो जाना है। ठीक है, 10 तारीख तक जाना है, तो अब इनको करते हैं सम, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जिनको आता है कीजिए, जिनको नहीं आता तो आके ज़रूर वीडियो देखिएगा, वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है 314, 3 3 6 3 9 1 10 2 12, मतलब 124 इनका क्या हो जाता है, सम हो जाता है। अब मैंने बोला था जब भी मेरे पास सम आ जाएगा उसको मैं क्या करूँगा, 7 से डिवाइड कर दूंगा, तो 7 मेरे पास बचे 5 4 7, 7 7 जा 49, यहाँ पे मेरे पास बचे 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मैंने आपको बताया था कैसे काउंट करते हैं, 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे और 5 पे फ्राइडे, मतलब 5 पे फ्राइडे, यानी कि उसका जो बर्थडे था वो कब आया होगा, फ्राइडे को आया होगा, यानी कि उस दिन जो डे था वो कौन सा था, फ्राइडे था। बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपने इसको कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, डायरेक्शन का क्वेश्चन दे रखा है, तो डायरेक्शन मैं बना लेता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए।
ईस्ट वेस्ट। क्या बोला है, अ मैन साइकिल 7 किलोमीटर ईस्ट। सबसे पहले वो कहाँ जाता है, 7 किलोमीटर जाता है ईस्ट में। यहाँ से हो गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट, 7 किलोमीटर चला गया ईस्ट में। अब बोला वहां से टर्न करता है साउथ और चला जाता है 12 किलोमीटर, ठीक है, 12 किलोमीटर। अब वहां से वेस्ट की तरफ जाता है, तो वेस्ट आपको दिख रहा है कहाँ जा रहा है, वेस्ट, वेस्ट की तरफ जाता है 7 किलोमीटर। यहाँ पे चला गया 7 किलोमीटर। अब यहाँ से फिर वो क्या करता है, लेफ्ट की तरफ जाता है और 10 किलोमीटर चला जाता है, मतलब लेफ्ट नीचे 10 किलोमीटर चला जाता है। बोला है वेयर इज ही नाउ विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से अभी वो कौन सी पोजीशन पे है। तो डिस्टेंस भी पूछा है, हाँ जी सर डिस्टेंस भी पूछा। तो डिस्टेंस सामने सामने का बराबर होता है 12 ये 10 ये हो गए 22, 22 किलोमीटर साउथ की तरफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे सीजीएल के पेपर में, तो जरूर ट्राई कीजिए। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मिरर इमेज का। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, पूरा तो कंसेप्ट नहीं बता पाया हूँ क्योंकि उतना टाइम हमारे पास था नहीं, लेकिन मैंने बताया था लेफ्ट वाली चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती है, राइट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट आता होगा। देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। ये आपके पास इमेज दे रखी है और एक मिरर लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मैं कलर चेंज करता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। चलिए यहाँ पे आपके सामने ये मिरर लगा रखा है, आपको बोला है इसकी मिरर इमेज बताइए। तो सबसे पहले लेफ्ट वाला चेंज हो जाएगा राइट में, तो 1 तो चला जाएगा यहाँ पे, फिर चला जाएगा डी, फिर 4। अगर आप यहाँ पे देखो तो ऑप्शन 1 तो एलिमिनेट हो चुका, आर वाला फिर से एलिमिनेट हो चुका क्योंकि आर के भी तो इमेज चेंज होगी। यहाँ पे 1D 4, अब 4 यहाँ पे गलत कर दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि ये जो पेपर है ये भी सीजीएल का ही पेपर है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आता है तो जरूर ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं पता कंसेप्ट तो छोड़ दीजिएगा। चलिए जी, अब नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास ऑर्डर और रैंकिंग का क्वेश्चन। क्या बोला है, 5 फ्रेंड्स HIJKL आर टॉप रैंक होल्डर इन स्कूल, द रैंक ऑफ एच इज जस्ट। चलो रैंक बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ 5। चलो इसको लिखने की जरूरत है क्या, अभी देखते हैं, पहले कंडीशन लिख लेते हैं। सबसे पहले बोला रैंक एच इज जस्ट अबव के, सिर्फ के से अबव है, एच जो है जस्ट अबव के, ठीक है। आगे बोला एंड के एंड जस्ट बिलो एल, मतलब एल से जस्ट बिलो है, मतलब ये दोनों साथ में आ गए। आई इज द टॉप रैंक, इसको मैं यहाँ पे बना ही लेता हूँ, 5 4 3 2 1, मतलब जो मेरा 5 वाला होगा वो टॉप रैंक वाला होगा, ठीक है। 5 वाला मेरा क्या होगा, टॉप रैंक वाला होगा। तो यहाँ पे तो आई दे रखा है। आगे बोलो जे इज नॉट लोएस्ट, जे मतलब यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, मतलब जे तो यहाँ पे नहीं आएगा। अब इसी से रिलेटेड चलिए जी, यहाँ पे मेरे को पता लग गया जे तो नहीं आएगा, ठीक है। हाँ क्या बोला था, रैंक ऑफ एज जस्ट, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, थोड़ा सा इसको मैंने गलत। क्या बोला, द रैंक ऑफ के इज जस्ट अबव एच एंड जस्ट बिलो एल, ठीक है, रैंक जस्ट बिलो एल इज जस्ट, अच्छा रैंक ऑफ एच इज जस्ट अबव के एंड जस्ट बिलो एल, ठीक है। जस्ट बिलो एल इस तरह से बनेगा, एल के एच। अब मेरे को पता है तो जे तो मेरा यहाँ पे नहीं आने वाला, मतलब यहाँ पे हो सकता है के आ जाए, फिर इसके ऊपर एच आ जाए और इसके ऊपर एल आ जाए, तो मेरा जे कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। अब पूछा हु इज द लोएस्ट रैंक होल्डर, तो लोएस्ट आ जाता है के, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इजी था पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कंडीशन देखने में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, लेटर सीरीज का क्या बोलते रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज एट्थ फ्रॉम द राइट, एट्थ फ्रॉम द राइट ऑफ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। अगर मैं इसको देखूं तो ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लग रहा है, लेफ्ट थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। चलिए इसको अगर थोड़ा सा इसको क्वेश्चन में डाउट सा हो रहा है पर कर लेते। ए लेफ्ट, लेफ्ट और राइट का केस क्या होता है, एडिशन, 8 और 3 11, और लेफ्ट साइड से 11वें नंबर पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पे है जी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्या बोला है, इफ बुक इज कोल्ड पेन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, इफ बिग क्या
इफ बुक इज कोल्ड पेन, पेन इज कोल्ड, नोटबुक, नोटबुक इज कोल्ड, बैग, बैग इज कोल्ड, स्कूल, देन वट डू वी यूजली राइट, देन ऑन वट, ऑन वट पूछा, हम किस पे लिखते हैं, नोटबुक पे लिखते हैं, नोटबुक को बोलते हैं बैग, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, बैग पे हम लिखेंगे। ठीक है जी, चलिए इजी क्वेश्चन है, ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, तो देखते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, ए इज सन ऑफ सी, ए किसका सन है, सी का, चलिए जी सी का सन है तो मतलब सी ऊपर ही आया होगा। बट सी इज नॉट मदर ऑफ ए, मदर नहीं है तो क्या होगा, फादर होगा, चलिए बिल्कुल सही है, यहाँ पे इसकी वाइफ बना लेते हैं। बी इज एज सिस्टर, बी इसकी क्या है, ए की सिस्टर है। सी एंड डी आर मैरिड कपल, सी एंड डी आर मैरिड कपल। ई इज मदर ऑफ सी, ई इसकी भी मदर आ गई। हु इज मदर, ए की मदर कौन है, ए की मदर अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर सी डी दे रखा है, मतलब डी ए की क्या है, मदर है, राइट आंसर डी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे पास, क्या बोला है, तमन्ना स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड नॉर्थ, ट्राई कीजिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तमन्ना ने सबसे पहले कहाँ की तरफ जाना शुरू किया, नॉर्थ की तरफ, फ्रॉम हर हाउस, तो चलते हैं उसके घर से नॉर्थ की तरफ। आफ्टर 500 मीटर, 500 मीटर जाने के बाद शी टर्न लेफ्ट, राइट, और ये लेफ्ट एंड वॉक 500 मीटर, यहाँ पे भी 500 मीटर चली गई। देन शी टर्न लेफ्ट, राइट और लेफ्ट एंड वॉक 250 मीटर, यहाँ पे 250 मीटर चली गई टू फ्रेंड का हाउस आ गया। इन विच डायरेक्शन, अब यहाँ से क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन, अब इसके आगे नहीं पूछा है, चूरी चलिए अब यहाँ से आपको डायरेक्शन पूछी होगी किसकी, उसके स्टार्टिंग पॉइंट की। अगर ये वाली डायरेक्शन पूछी है तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाती है, ये वाली आप देखोगे साउथ ईस्ट हो जाएगी, तो साउथ ईस्ट होगी। अगर यहाँ से पूछा ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, तो ये वाली डायरेक्शन इस तरफ कौन सी होती है,